बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुसहसन नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपने एक नए व्लॉग के साथ पे आपकी खिदमत पे हाजिर हूं। शहबाज हुकूमत के खिलाफ बड़ी गवाहियां, मुल्क तरक्की कर रहा है और मुल्क की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, अब तो शहबाज हुकूमत के अपते ही लोगों से, ताजरों की तरफ से बड़ी बड़ी मेरे पास गवाहियां मौजूद है कि जनाब जिस तरह से मुल्क तरक्की कर रहा है, इस वजह से अब मेरी राय में तो इनको डूब कर मर ही जाना चाहिए चुल्लू भर पानी के अंदर, क्योंकि जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं अब और ज्यादा नहीं छुपाई जा सकती, क्योंकि एक हद होती है, एक लिमिट होती है। उस लिमिट के अंदर इन लोगों ने बड़े काम किए, बड़े मुल्क की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है छुपाया गया, लेकिन अब वो बिगड़ती हुई जो सूरत हाल है वो पीक के ऊपर आ चुकी है और लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, गवाहियां दे रहे हैं। अब इनकी जबानें कैसे बंद करेगा? अब इनका ताल्लुक ना तो कोई तहरीक इंसाफ से है, ना तो ये कोई तहरीक इंसाफ के कोई लीडरान है। अब एक की जबान कैसे बंद करेंगे, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। लेकिन बहरहाल जो इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स का मामला है, इसके अंदर भी बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। और ये क्या मामला है, क्यों तकरीबन आज दूसरा दिन है सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज वायरल हो रही है कि जनाब इमरान खान साहब की कोई ऑडियोज लीक की जाएंगी या लोगों को सुनवाई जाएंगी कि इमरान खान कोई बड़ा बुज़दिल आदमी है। थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। वहीं पर मोहसिन नकवी साहब के अपने न्यूज चैनल के ऊपर ही खैबर पख्तूनख्वा की जीडीपी और पंजाब की जीडीपी को कंपेयर किया गया, या पंजाब की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसके ऊपर बात की गई। ये मामला भी आपके सामने रखता हूं। वादी तीरा में सैकड़ों खानदानों को जिस तरह से बेघर किया गया, जो जुल्म और सितम जारी है, इसके ऊपर बात करें। बड़ा अहम व्लॉग होने वाला है। सबसे पहले पाकिस्तान की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, थोड़ा सा इस पर बात कर लेता है, और इसके बाद जो हम मामला उठाएंगे वो इमरान खान साहब का होगा। उसके ऊपर आपको मुकम्मल मैं ब्रीफिंग दूंगा और आपको बताऊंगा कि क्यों ये चीज अब वायरल की जा रही है, या क्यों बड़े बड़े लोग जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, कुछ और शख्सियात हैं, या राणा सनाउल्लाह साहब है हामिद मीर के प्रोग्राम के अंदर, वो क्यों इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने खबर रख देता हूँ, उसके ऊपर फिर हम थोड़ी सी बात करते हैं और अपना तज्ज़िया भी आपके सामने रखते हैं कि जनाब ये मैं बात करता चलूँ। एसएम तनवीर है, ये एक ताजर रहनुमा है, ये निगरान साबिक ताजर रहनुमा है, ये निगरान रह चुके हैं वजीर पंजाब के, ठीक है ना। अब इनकी जो गुफ्तगू है वो आप सुने, आप हैरान हो जाएंगे। ये चेयरमैन एफपीसीसीआई भी हैं। वो ये कहते कि जनाब हमारी 3 नस्लें लग गई हैं इंडस्ट्री खड़ी करने में, वो दिनों में कब्रिस्तान बन गई। यानी कि वो कह रहे 3 नस्लों में हमने इंडस्ट्री को बनाया और वो सिर्फ दिनों के अंदर ही कब्रिस्तान बन गई हैं। टेक्सटाइल की बात उन्होंने की, वो बर्बाद हो गई। रियल एस्टेट की बात की, वो भी खराब बर्बाद हो गई, वेंटिलेटर पर है। सीमेंट, टाइल, स्टील, पेंट, फर्नीचर इंडस्ट्री बंद हो गई है। ये नस्कम चेयरमैन एफपीसीसीआई है कि मईशत के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसको कोई भी छुपा नहीं सका। मुझे ताज्जुब हो रहा था कि कैसे पाकिस्तान की मीडिया है इसको कवर कर रहा है, क्योंकि शहबाज हुकूमत तो हर वक्त ये कहते हैं जनाब कोई मुल्क तरक्की कर रहा है, या फैसला साज तो हर वक्त ये बात करते हैं कि जनाब कोई पाकिस्तान अब अपने पांव के ऊपर खड़ा हो चुका है, हम तैयारे बेचने लगे हैं, हम ये करने लगे हैं, मुल्क वेंटिलेटर से उठ चुका है, तहरीक इंसाफ इस मुल्क को बर्बाद करके रखा हुआ था, अब IMF से हम कर्जा भी नहीं लेंगे, अगले साल तक IMF के बगैर पाकिस्तान चलेगा। लेकिन बहरहाल छोटी जो सनतें हैं वो कबाड़ बन चुकी हैं। ये एम तनवीर साहब ये कहते हैं। आगे वो कहते हैं जनाब रियल एस्टेट सेक्टर मुकम्मल ढेर हो गया है, सीमेंट, स्टील, गिलास, एल्यूमिनियम, केबल, पेंट, टाइल्स, पाइप, फर्नीचर की सनतें तबाह हो गई हैं। अब ये एफपीसीसीआई के जो रहनुमा है तनवीर साहब, इनकी बाकायदा तौर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी चलती रही है। मैं आपको एक चीज बताता चलूं, अच्छा ये एक हकीकत है, इस चीज को पाकिस्तान के फैसला साज भी समझते हैं कि शहबाज हुकूमत निकलने में कामयाब नहीं हुई, यानी कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाने में वो उस हद तक उन्होंने सॉर्ट आउट नहीं किए मामलात को मईशत के हवाले से जो कि उनको उम्मीदें थी। तो इस वक्त शहबाज हुकूमत मईशत या माशी मामलात के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के उमंगों के ऊपर पूरा नहीं उतर रही है। मैं आपको ये बता दूं, ये एक हकीकत है। ये एक अलग बात है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रगड़ने वाले मामलात के अंदर या दीगर मामलात के अंदर जहां पर कोई जमहूरियत को रोंदना हो, अदालती सिस्टम को खराब करना हो, इन सारे मामलात के ऊपर तो जनाब इस वक्त हुकूमत और जो फैसला साज है वो एक ही पेज के ऊपर है। लेकिन बहरहाल शहबाज हुकूमत माशी तौर के ऊपर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से डिलीवर अभी तक नहीं कर पा रही है और आगे भी बहुत ही मुश्किल है। अब इसलिए मैं आपको इसकी एक और बहुत बड़ी मिसाल दे देता हूं, वो है नस्कम 24 न्यूज चैनल। मैं अब इसकी गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मोहसिन नकवी साहब का चैनल है। यहां पर पंजाब की गिरती हुई जीडीपी और इसकी जो सालाना आमदन है इसके ऊपर बात की गई है, जो कि तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा से भी नीचे आ चुकी है। अब आप ये सोचेंगे कि जनाब इसमें कौन सी बड़ी बात है, जहां पर ये ताजर ये कह रहे हैं कि जनाब पूरी की पूरी इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई है, वहीं पर अब अगर जीडीपी गिरती हुई दिखाई गई है 24 न्यूज पर, नज़र एक बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि ये जो न्यूज चैनल है ये मोहसिन नकवी साहब का, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी है, एंड द अदर बिग पोस्ट ऑफ मोहसिन नकवी दैट्स द पीसीबी चेयरमैन डन है ना। तो लिटरली
रियली मैं खुद भी शॉक हुआ कि नस्क्रम ऐसा क्या हुआ कि अब माशी तौर के ऊपर पाकिस्तान, मेरी राय इसमें यह है कि नस्क्रम मैं अगर अपना इसके ऊपर तज्जिया रखूं तो कि ये यकदम ही कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स के ऊपर इस तरह की खबरें चलने लग पड़ी हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर खुश नहीं है, माशी तौर के ऊपर, ठीक है ना। तो अब वो माशी तौर के ऊपर इस तरह की खबरें चलाकर शहबाज हुकूमत को डिलीवर करने का कह रही है या उनके ऊपर दबाव बढ़ा रही है कि जनाब किसी तरह से पाकिस्तान को डिलीवर कराया जा सके। ठीक है, इन लोगों ने बहुत बड़े मुल्क के दौरे किए हैं, बड़े बड़े बूट पॉलिश किए गए हैं, ट्रंप की मिसाल तो आपके सामने है, लेकिन अभी तक बुनियादी तौर के ऊपर उसका माशी तौर के ऊपर पाकिस्तान के लिए इसका कोई भी फायदा अभी तक तो नहीं हुआ। अभी ये तकरीबन 2 साल पूरा करेगी हुकूमत आगे जाकर, तो अभी तक तो इन्होंने जितने मुल्क के दौरे किए, बड़े बड़े यादाश्ती दस्तावेज के ऊपर दस्तखत किए गए, लेकिन इसका कोई भी फायदा माशी तौर के ऊपर पाकिस्तान को नहीं हो सका है। ये एक असलियत है और इसके ऊपर अब पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है ये बात उनको भी मालूम है, वो भी यही बात करके जनाब डिलीवर करके दिखाए, किसी तरह से ये डिलीवर करेंगे। और इसके ऊपर अब ये दबाव यूं बढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अब इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं, जहां पर आप ये देखिए कि तनवीर साहब आ जाते हैं जो कि ताजिर हैं, दूसरी तरफ आप ये देखिए कि मोहसिन नकवी के अपने ही न्यूज चैनल्स के ऊपर पंजाब की बिगड़ती हुई सूरत हाल के ऊपर बात की जाती है। हालांकि इजाजत नहीं है, कोई भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं कर सकता, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इसलिए अब दस्तयाब ही नहीं है। लेकिन बहरहाल नस्क्रम इसके बाद जो एक अहम तरीन मामला है थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर लेते हैं, वो है नस्क्रम इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स का मामला, ठीक है ना। तो ये जो मामला है ये काफी कंट्रोवर्शियल हो चुका है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बात कर लेते हैं, इसके बाद मैं राणा साहब की गुफ्तगू आपके सामने रखता हूं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का एक क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रहा है। इंजीनियर साहब ये गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि हमें पता है इमरान खान कितना डट के खड़ा है, अल्लाह ना करे वो ऑडियो लीक्स हो जाए जिनमें वो डट के खड़ा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कौन है। ये खुद को एक मजहबी स्कॉलर समझते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं भी समझते, ये जो एकेडमी चलाते हैं उसके अंदर ये दीन के हवाले से बात करते हैं और उसके अंदर फिर कभी कभी सियासत के ऊपर बात कर लेते हैं, सियासी मामलात के ऊपर भी गुफ्तगू कर लेते हैं, डिबेट कर लेते हैं। लेकिन मैं बताता चलूं ये आहिस्ता आहिस्ता दीनी मामलात से ज्यादा अब पाकिस्तान की सियासत को डिस्कस करने लगे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, इमरान खान साहब की वो ऑडियोज हैं तो वो आपने कैसे सुनी, क्या आपने वो ऑडियो सुनी हुई है? अगर आपने वो ऑडियो सुनी हुई है तो वो आपको किसने सुनवाई और वो आपको क्यों सुनवाई गई? सबसे बड़ा बुनियादी सवाल तो ये उठता है। तो मैं ये कहता हूं कि जनाब जो सहाफी इनके साथ बैठते हैं इनको एक्सपोज करें कि जनाब आप तो एक दीनी स्कॉलर हैं, आप दीन के ऊपर बात करते हैं तो लिहाजा दीन के ऊपर बात करें। आप कोई पाकिस्तान की सियासत का तो हिस्सा नहीं है। अडयाला जेल के अंदर अगर आपको चक्की में डाला गया तो फिर इसकी जो एक आपके पास ये पावर तो नहीं आ गई कि आप इमरान खान साहब के ऊपर कोई कीचड़ उछालें या सियासत के अंदर आप इस तरह से की गुफ्तगू करें। ठीक है, मैं इसको पहले एक पहलू से आपके सामने रख देता हूं कि अगर इमरान खान साहब की कोई ऑडियोज हैं जो कि ओरिजिनल्स हैं या फेक है, ये एक अलग डिबेट है। वो इंजीनियर साहब को कैसे पता है और वो इंजीनियर साहब को कैसे सुनवाएंगे? क्योंकि वो तो या तो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के पास होंगे या तो फिर शहबाज हुकूमत के पास होंगे। क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब हामिद मिर्जा साहब को ये कहते हैं कि इमरान खान साहब कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, फिर वहां पर हामिद मिर्जा साहब ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के इदारों के सरबराहान के खिलाफ। तो हामिद मिर्जा साहब ये कहते हैं कि जनाब मेरे पास ऑडियोज मौजूद है, मैं वो आपको सुना देता हूं इस शर्त के ऊपर कि जनाब आप उसको शेयर या पब्लिक नहीं करेंगे। तो हामिद मिर्जा साहब ने इसके ऊपर एग्री कर लिया। अच्छा, अब मैं वही बात कर रहा था, या तो वो ऑडियोज मौजूद है शहबाज हुकूमत के पास या तो वो ऑडियोज मौजूद है एस्टेब्लिशमेंट के पास, और वहीं पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इन ऑडियोज के बारे में पहले से कैसे जानते हैं? जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है, जो सहाफी ये बात कर रहे हैं कि जनाब इंजीनियर मिर्जा साहब को इस ही लिए 295C से छुटकारा दिलवाया गया मुबैना तौर के ऊपर कि जनाब वो एंटी इमरान खान का बयानिया लेकर आगे चले और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को जमीन के अंदर गाड़ दें और इसके लिए वो एक बहुत बड़े आलेकार बन जाए। और हम वही देख रहे हैं कि जब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जेल से बाहर निकले हैं, आप ये देखिए कि वो हर कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़े जहां पर वो इमरान खान साहब को जलील या रुसवा करते हो। हर मौके के ऊपर ही अच्छा अभी ज़ीशान साहब भी ये बात कर रहे थे जनाब, उनको उनके मीडिया मैनेजर बिलाल है तकरीबन, उन्होंने एंटी इमरान खान साहब का सवाल कोड फीड किया कि जनाब आप ये करना। तो ये इस तरह की जो मामलात हो रही हैं तो फिर इससे तो यही तासर मिल रहा है कि जनाब इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब को वाकईतन इसीलिए जेल से निकाला गया और जानबूझकर इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब को अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब के सेल के करीब ही डाला गया कि वो बाहर आकर बाद में इस चीज को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सके कि जनाब इमरान खान साहब को देसी घी के जरिए से खाने आते थे, उसकी खुशबू मेरी नाक तक आती थी, इमरान खान साहब गुस्सा भी कर रहे होते थे। अब ये कहते हैं जनाब इमरान खान साहब के जो ऑडियोज हैं वो भी अगर कोई सुन ले जिस तरह से वो डट के खड़ा है, मैं नहीं चाहता हूं कि अल्लाह ना करे कि जनाब वो ऑडियो लीक हो जाए। यानी कि अब इससे तो अब मुकम्मल तौर के ऊपर पता
चलता है मेरी राय में कि जनाब जो इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब हैं उनको एंटी इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को गिराया जा सके। अच्छा, अब इसके ऊपर दीगर भी लोग बात करके जनाब वो ऑडियोस फेक होंगे जो इमरान खान साहब से मनसूब की जा रही हैं, जो अभी तक तो सोशल मीडिया पर नहीं आई। जिस तरह से अब ये स्पीड से मामला चल रहा है, मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर ये ऑडियोज आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिल जाएंगी, क्योंकि इसी तरह से हवा वो कहते हैं नहीं गुजरती जब तक के पीछे से कोई धकेलने वाला ना हो। तो आप देखेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर तकरीबन मेरी राय में तो 1-2 दिन के अंदर शायद आपको ये ऑडियो सुनने में मिल जाए, जहां पर इमरान खान साहब आपको ये कहता हुआ सुनाई देगा कि नाज़रीन मैं बड़ा थक चुका हूं, जेल के अंदर मेरे साथ जो सलूक किया जा रहा है मैं बड़ा वो हो चुका हूं, मुझे मेरे लोगों ने छोड़ दिया है, पाकिस्तान की अवाम मेरे साथ नहीं खड़ी हुई, तहरीक इंसाफ के लोग मेरे साथ नहीं खड़े हुए। इस तरह से मिलती जुलती है मेरी राय में शायद कोई ऑडियो हो सकती है जिससे ये तासुर मिलेगा कि इमरान खान कोई एक बुज़दिल लीडर है या वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात कर रहा है। इस तरह का कोई एक सिनेरियो पेश करने की कोशिश की जाएगी या की जा सकती है, ये मैं आपको पहले से बताता चलूं। अच्छा नाज़रीन, इसके बाद जो मामला है वो वादी तीरा का मामला है। काफी कंट्रोवर्शियल तरीन ये मामला है, ये जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि बड़े बड़े लोग इसके ऊपर बात करने से घबराते हैं। खास तौर के ऊपर जो सहाफी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो तो अपनी जबान से ये अल्फाज निकालने के लिए 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया तो मुकम्मल तौर के ऊपर बिल्कुल स्याह है इस मामले के ऊपर। इस हवाले से कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी स्टोरी, कोई भी तफसील, कोई भी नई अपडेट वो पाकिस्तानी आवाम के सामने नहीं रख रहा, लेकिन हम आपके सामने रखेंगे। आप वीडियो फुटेजेस मेरे पास सबूत के तौर के ऊपर मौजूद हैं, आप इन्हें देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग अपने घर का सामान बच्चों समेत गाड़ियों के ऊपर लाद कर सर्दी के दिनों में बाहर रुल रहे हैं। क्यों रुल रहे हैं? क्योंकि वादी तीरा के अंदर ऑपरेशन करने की तैयारी करने का फैसला किया गया है या ऑपरेशन किया जा रहा है, तो लोगों को उनके घरों से बेघर किया गया। नाज़रीन, बच्चे हैं बेचारे छोटे छोटे, आप देख सकते हैं मेरे पास फुटेजेस मौजूद हैं। सख्त सर्दी के अंदर लोग सड़कों के ऊपर मौजूद है। क्यों? उनके घर भी हैं, उनके नाम के ऊपर जमीनें भी हैं, उनके अपने घरों से उनको निकाल दिया गया कि तुम निकलो यहाँ से, यहाँ पर दहशतगर्द रहते हैं, हम यहाँ पर ऑपरेशन करने वाले हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर हम पूछें किसी से कि आप इस तरह के आपने ऑपरेशन करना है तो करें, आप इस तरह से वहां के लोगों को बेघर क्यों करते हैं, तो फिर जवाब मिलता है कि जनाब हाँ, जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो फिर उनके अंदर मकामी लोग भी पिसते हैं, यानी कि नुकसान मकामी लोगों का ज्यादा होता है, तो इसलिए हमने इन मकामी लोगों को वहां से बेघर कर दिया या निकाल दिया। तो अब वहीं पर सुहेल अफरीदी साहब भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। सुहेल अफरीदी साहब गुफ्तगू करते हुए ये बताते हैं कि ऑपरेशन का ऐलान करके आवाम को दुख और तकलीफ पे झोंक कर बेसहारा छोड़ दिया गया। मैं इनका असल चेहरा अपनी कौम के सामने बेनकाब करूंगा। मैं आपसे हमेशा सच बोलूंगा, आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है, मुतासरा आवाम का तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत अब मेरी बराह रास्त जिम्मेदारी है। सुहेल अफरीदी साहब बाय रोड गए वहां पर वादी तीरा के अंदर, जहां पर सो कॉल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि जनाब वहां पर दहशतगर्द मौजूद है, लेकिन उन दहशतगर्दों के दरमियान सुहेल अफरीदी साहब बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी हिफाजती इकदाम के बिल्कुल तनहा चल रहे हैं, और ना उनको गोली लगने का खौफ है, ना तो उनको कोई बम धमाके का खौफ है। वहां वो उन लोगों के अंदर घुल मिल गए हैं जैसे कि वो उन्हीं में से हों, और ये एक हकीकत है। अच्छा, वहां पर अब टोकन के मामले के ऊपर सैकड़ों गाड़ियों को रोका गया है, बेचारी लाइनों और कतारों के अंदर आवाम रुल रही है बेघर अपने सामान को लिए हुए। वहीं पर सुहेल अफरीदी साहब जो वादी तीरा के मुतासरीन है उनसे खिताब करते हुए ये कहते हैं कि जिन गाड़ियों को टोकन नहीं मिले इनको अभी भी टोकन जारी करके मेरे काफिले के पीछे रवाना किया जाए। ये मुल्क हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। लेकिन बहरहाल जो मामला वादी तीरा के अंदर है ये काफी अफसोसनाक है। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक पता नहीं कोई कितने ही मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए उन मकामात के ऊपर, या कितने ही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए वादी तीरा के अंदर, खैबर के अंदर, हत्ता के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सवात के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। मैं नाम ले लेकर यहाँ पर थक जाऊंगा, मैं इन ऑपरेशंस के ऊपर बात करूं तो यहाँ पर पूरा दिन लग जाएगा। इसके ऊपर मैं 10 या 20 व्लॉग्स कर सकता हूं कि इनसे आपको हासिल क्या हुआ, जबकि नतीजा आज ये निकला है कि आज भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी मौजूद है और दहशतगर्द मौजूद है। क्या एक रास्ते के ऊपर चलकर जब आपको अभी तक कामयाबी नहीं मिली तो आप क्या समझते हैं इसी ही रास्ते के ऊपर क्या 78 साल आप फिर से चलेंगे, यानी कि फिर से 78 साल पाकिस्तान ये दहशतगर्दी के नासूर में पिसता रहेगा। लेकिन बहरहाल जिस तरह से ये जो वादी तीरा के लोगों को बेघर किया गया, इनको आप पनाह देते, इनको आप घर मुहैया करते, इनको अच्छा अगर आपके पास ये मौक़िफ़ है कोई ये मकामी लोग या वहां के लोग कोई सरपरस्ती कर रहे हैं दहशतगर्दों की, या जिनको आपने बेघर किया है, आप ये कहते हैं जनाब हम इनको बचाना चाहते हैं किसी भी जानी माली नुकसान से, तो फिर आप इसका अल्टरनेटिव तो दें उनको, आप उनके लिए घर दें, उनको सहूलियत दें, उसके बाद उनको उनके घर से निकालें या खाली करवाएं। लेकिन बहरहाल इसका उल्टा चल रहा है मामला। आप देख सकते हैं बेचारे छोटे छोटे बच्चे सड़कों के ऊपर रुल रहे हैं, वो भी इंसान है, ठीक है ना।
मुसलमान की बात तो छोड़ दे, मैं इंसानियत के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इंसानी हवाले से भी ये तो अखलाकियात के भी खिलाफ है। एक पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग जो कि इस रियासत की जिम्मेदारी हैं वो सड़कों के ऊपर रुल रहे हैं, और वहीं पर सुहेल अफरीदी साहब अभी तो उनके हमरा हैं। देखते हैं ये मामला आगे किस तरफ जाता है, क्योंकि जिस वजह से सुहेल अफरीदी साहब को कुर्सी के ऊपर लाया गया कि वो ये जो मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं वो बंद करवाएंगे, लेकिन बहरहाल ये अभी मामला तो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये अभी तक के लिए खबरें और भी है, लेकिन वीलाग लंबा हो चुका है। इंशाल्लाह उसको अगले वीलाग के अंदर ही रखेंगे, जहां पर महमूद खान अचकज़ई साहब जो कि ओपोजिशन लीडर नामजद हुए वो बताया जा रहा है कि जनाब इनके पीछे जो हाथ है वो नवाज शरीफ साहब का है। अब ये हाथ किस तरह से है, क्यों है, क्या इससे फायदा उठाएगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या मुस्लिम लीग नून, इसके ऊपर जनाब अगले वीलाग के अंदर बात करेंगे। इन सारी खबरों के ऊपर अपनी राय से मुझे कमेंट के अंदर जरूर आगाह करें। अगले वीलाग तक के लिए जी शुक्रिया।